हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में कॉम्प्लेक्स पावर पढ़ चुके हैं। यहाँ हमने अपरेंट पावर भी पढ़ चुके हैं और एक्टिव पावर भी पढ़ चुका है हमने, रिएक्टिव पावर भी पढ़े हैं और कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम एक फार्मूला लिखेंगे पावर फैक्टर का। पावर फैक्टर इक्वल टू, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, पावर फैक्टर होता है cos फाई होता है, जो कि फाई जो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ एक फार्मूला दूसरा आता है जो कि पावर से हम निकालते हैं। तो देखेंगे पावर फैक्टर का फार्मूला, पावर फैक्टर। इसके बाद पावर फैक्टर पढ़ने के बाद हम लोग इंडक्टर तथा कैपेसिटर में चलेंगे, ठीक है। पावर फैक्टर का हमने फार्मूला पढ़ा था, पावर फैक्टर इक्वल टू cos फाई। cos फाई, फाई क्या था हमारा? एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये हमारा था। दूसरा फार्मूला क्या होता है? पावर फैक्टर इक्वल टू दूसरा फार्मूला होता है एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर। इसको भी याद करके रखेंगे, कई बार ये न्यूमेरिकल्स में आता है, बहुत बार आता है, ठीक है। अब हम आगे शुरू करेंगे इंडक्टर। आपने रजिस्टर पूरी तरह से पढ़ लिया पिछली क्लास में। अब हम पढ़ेंगे इंडक्टर। आज कौन सी डेट है? 4/12/25, ठीक है। हम इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेरक। इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, प्रेरक। ये इंडक्टर क्या है? आपने देखा होगा कंडक्टर से हमारी क्या बनती है? कॉइल। और कॉइल को मिला के कम्बिनेशन ऑफ कॉइल होती है, वो इंडक्टर कहलाता है। तो इसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए, इट इज एन पैसिव एलिमेंट। यह एक पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जो हमें शक्ति प्रदान नहीं करता, पावर प्रदान नहीं करता। मैंने पिछली क्लास में बताया था एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, लेटरल तथा बायलेटरल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने पिछली क्लास में आप सब लोग को बता दिया था। यह एक पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट का मतलब जो पावर को नहीं देगा, डिलीवर नहीं करेगा, वोल्टेज या करंट डिलीवर नहीं करेगा, यह केवल लेगा। पावर सप्लाई लेता है, देता नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा लिख लीजिए, इट इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कॉयल। या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉयल, या इसको हम कॉयल भी बोल सकते हैं। कंडक्टर जो होता है हमारा, चालक से मिलकर कॉयल बनती है, और कॉयलों को जब कई सारी कॉयलों को हम मिला देते हैं या जोड़ देते हैं, उससे हमारा इंडक्टर तैयार हो जाता है, ठीक है। और क्या है? यह जो है इट स्टोर्स एनर्जी, यह ऊर्जा को स्टोर करता है, संरक्षित करता है। इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यह हिंदी लिख देता हूँ, यह ऊर्जा को मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संरक्षित करता है, ठीक है। दूसरा क्या? इट इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल, मतलब ये कई सारी कॉइलों से मिलकर बना होता है। यह एक पैसिव एलिमेंट है, ठीक है। पैसिव एलिमेंट का मतलब जो हमारी पावर सप्लाई नहीं देता है। ये हो गया। जैसे हमने रजिस्टर पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टी थी रेजिस्टेंस, उसी प्रकार इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती इंडक्टेंस। तो हम क्या पढ़ेंगे? इंडक्टेंस, ठीक है। हम पढ़ेंगे इंडक्टेंस।
इंडक्टेंस को क्या बोलेंगे? प्रेरकत्व। इंडक्टेंस को हम बोलेंगे प्रेरकत्व। इसकी डिफिनीशन देखेंगे। यह प्रेरकत्व क्या होता है, इसकी क्वालिटी मतलब इसकी जो इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है इसका क्या होता है, यह हमें ये बताता है कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है। ठीक है, ये हमें बताएगा कि कितनी स्टोर हो सकती, मतलब एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग, एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग एनर्जी, मतलब यह हमें बताता है कि यह हमें ऊर्जा संरक्षण करने की क्षमता को बताता है। ठीक है, क्या होगा? इट डिस्क्राइब्स द एबिलिटी ऑफ एनर्जी स्टोरिंग। संरक्षित का मतलब स्टोर ही होता है या इकट्ठा करना, आप कह सकते हैं। कितना स्टोर करता है, कितना संरक्षित करता है। ठीक है, कितना एनर्जी संरक्षित करेगा उसको, उसकी एबिलिटी यानी उसकी क्षमता को बताएगा। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी ये हो गई। एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है, इसका एक और गुण होता है, वो क्या होता है कि ये जो करंट फ्लो होती है ना, उसका विरोध करता है, चेंज इन करंट का। जो इससे करंट फ्लो होगी उस करंट के बदलने का विरोध करेगा। तो यह भी लिख देते हैं हम, यह बहने वाली धारा के सडन चेंज, मतलब तुरंत चेंज, मतलब बदलाव, धारा के बदलाव का विरोध करता है। इसको आप लिख सकते हैं, इट अपोज द सडन चेंज ऑफ करंट। ठीक है, यह सडन चेंज ऑफ करंट का विरोध करता है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रदर्शित कैसे करते हैं? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, L से। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट जो होती है हेनरी होती है। और इसका सिंबल कैसे होता है? सिंबल इसका ऐसे होता है। ठीक है, देखिए इसका सिंबल कैसे होता है, इसका सिंबल ऐसे होता है, मतलब कई सारी यहाँ पे कॉइलें लपेटी गई हैं। अब यहाँ पे इसी को हम इंडक्टर बोलते हैं, इसी को हम इंडक्टर बोल देते हैं, चोक बोल देते हैं, कॉइल बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कोई करंट फ्लो होगी और इसमें जो क्या है, तारों को लपेटा गया है। तो यहाँ पे एक यन है, यन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कितने फेरे लगाए गए हैं। यन क्या है, कितने फेरे लगाए गए हैं। और जो यल मतलब कि कितनी दूरी तक लगाए गए हैं। एक आयरन कोर आप ले सकते हैं या एयर में भी ले सकते हैं, मतलब कि आयरन कोर है उसके चारों ओर लपेट दिए, एक आयरन है यानी लोहा, उसके चारों ओर ऐसे आपने लपेट करके रखा हुआ है। उसमें यन क्या होंगे, उसमें फेरों की संख्या, मतलब कितनी बार उसको लपेटा गया है। आई क्या है, उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। और यल क्या है कि उसको कितनी दूर तक लपेटा गया है। तो इससे फार्मूला हमारा बनता है L इक्वल टू NI/L, इसकी यूनिट होती है हेनरी। ये इससे एक फार्मूला बन जाता है। ठीक है, इसमें जब करंट फ्लो होती है इसमें, तो इसमें एक वोल्टेज भी उत्पन्न हो जाता है। ये वोल्टेज जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से होता है। तो E इक्वल टू L/dI/dt, ये भी एक इसका फार्मूला बनता है, E इक्वल टू L/dI/dt। E क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पहले। जो L है ये इंडक्टेंस है, हमारा इंडक्टेंस है यानी प्रेरकत्व है, ये हमारा प्रेरकत्व है। N क्या है, फेरों की संख्या मतलब कि नंबर ऑफ
टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स। एल क्या है? लेंथ, लेंथ ऑफ कॉइल, ठीक है, मतलब कि कितनी दूरी तक लपेटा गया है, ये हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे, ई क्या है? इंड्यूस्ड वोल्टेज है, इंड्यूस्ड वोल्टेज है, ठीक है, इसको हिंदी में लिखे उत्पन्न वोल्टेज, उत्पन्न वोल्टेज, इसको लिखेंगे उत्पन्न वोल्टेज है। एल क्या है? एल आपको पता ही है, इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस है। और डी आई बाई डी टी जो है ये चेंज इन करंट है, मतलब कि पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन करंट। मैंने बताया ये जो है करंट चेंज का करंट चेंज का विरोध करता है। मैंने क्या अभी बताया यहाँ पे, इसकी जो होती है इट अपोज द सडन चेंज ऑफ करंट, यह चेंज ऑफ करंट का भी विरोध करता है। तो ये जो डी आई बाई डी टी है ना, ये चेंज ऑफ करंट को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, हमने इंडक्टेंस को पढ़ लिया और इससे रिलेटेड इंडक्टिव रिएक्टेंस आता है एक, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेरकत्व नहीं, प्रेरणिक, प्रेरणिक रिएक्टेंस का मतलब प्रतिघात, प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात, ये हमारा क्या होता है, इसको देखते हैं। प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है? ठीक है, यह मतलब कि इसको जान लेते हैं। प्रेरणिक प्रतिघात यह एक रेजिस्टेंस की तरह ही कार्य करता है, जो करंट उसमें फ्लो हो रही होती है उस कंडक्टर में, उसका विरोध करता है फ्लो होने का। जो इंडक्टेंस होता था वो चेंज इन करंट का विरोध करता था, उसमें जो चेंज करंट नहीं होगी, चेंज होगी तो उसमें विरोध करता कि वो चेंज होने ही नहीं देता था। जबकि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या था, जो उसमें करंट फ्लो हो रही है उसको अपोजिट मतलब अपोजिशन प्रदान करता था, ठीक है, उसका अपोज करता था, उसको विरोध करता था करंट फ्लोइंग का। तो इसमें लिखेंगे द अपोजिशन, द अपोजिशन टू करंट फ्लो, टू करंट फ्लो थ्रू एन AC इंडक्टर, इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। मतलब क्या हुआ, यह जो है इंडक्टर में बहने वाली धारा का विरोध करता है। हिंदी भी लिख देता हूँ, यह इंडक्टर में यानी प्रेरक में, प्रेरक में बहने वाली धारा का विरोध करता है, विरोध करता है, ठीक है। जो इंडक्टर में धारा फ्लो हो रही होती है उसको ये विरोध करता है। अब इसको हम देखते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का मतलब प्रदर्शित, प्रदर्शित, प्रदर्शित कैसे करेंगे? इसको हम प्रदर्शित करते हैं XL, एक्स जो है रिएक्टेंस को दर्शाता है, यल दर्शाता है इंडक्टर को, मतलब कि यह इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है। इसको जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको हम XL से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ओम, इसकी यूनिट होती है ओम। आप रेजिस्टेंस से इसकी तुलना कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी करंट के फ्लो का विरोध कर रहा था और उसकी भी यूनिट ओम थी, और ये भी क्या कर रहा है, अब करंट के फ्लो को विरोध कर रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी, इसकी भी यूनिट ओम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम जब आगे इसका विश्लेषण करते हैं तो XL इक्वल टू बनता है ओमेगा एल, XL इक्वल टू बनता है ओमेगा एल, ठीक है। और ओमेगा इक्वल टू होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, ठीक।
ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf। तो आप एक्सएल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2πf और एल। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सएल जो हुआ क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। और ये 2π तो कांस्टेंट है, एफ जो है फ्रीक्वेंसी होगी। इंडक्टिव रिएक्शन का मतलब प्रेरणिक प्रतिघात, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, ये हमारी क्या होगी, आवृत्ति होगी। यह प्रेरणिक प्रतिघात है, प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात है, ये फ्रीक्वेंसी है। और एल क्या है, ये इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस यानी प्रेरणकत्व, प्रेरणकत्व, ये हमारा प्रेरणकत्व है। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट करके लिखेंगे, इंडक्टर में कोई भी लॉस नहीं होता, अर्थात कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। लिखेंगे इंडक्टर हैज नो पावर लॉस, लिख देंगे इंडक्टर हैज नो पावर लॉस, पावर लॉस मतलब कि शक्ति ह्रास या शक्ति का खपत, इसमें लिख देंगे प्रेरकत्व, प्रेरकत्व शक्ति खपत, खपत नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है कंपटीशन में। तो इंडक्टर हैज लॉस, तो उसमें लगेगा 0, 0 ऑप्शन चूज करेंगे। प्रेरकत्व शक्ति खपत नहीं करता है, इसमें मतलब कि पावर लॉस 1% नहीं होती है। यदि प्योर इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर लिख देते हैं, इन प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि ये एनर्जी को भी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्म में, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में यह एनर्जी भी स्टोर करता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटी, वो इंडक्टर भी देख लेते हैं। एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, यानी प्रेरक में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, कितना ऊर्जा स्टोर होगी, उसका हम देखते हैं फार्मूला। इसका फार्मूला होता है E इक्वल टू हाफ LI², इसका जूल होगी यूनिट। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल ही तो होती है। ठीक है, तो यहाँ से इसका फार्मूला बन जाता है। हमने इंडक्टर के बारे में पढ़ा, एक बार और देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। इंडक्टर क्या है, इंडक्टर एक पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट का मतलब क्या है, यह हमें कोई भी पावर नहीं प्रदान करता है। ठीक है, इसको हम कैसे कनेक्ट करें, किसी बैटरी या किसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ सारे एलिमेंट के बारे में, एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, लेटरल, बायलेटरल, ये सारे पढ़ा चुका हूँ। जो भी स्टूडेंट्स ना देखें हो वीडियो, जाके देख लेंगे पीछे। इट इज़ मेड बाई कम्बिनेशन ऑफ कॉयल, यह जो है कॉयल से बनी होती है। कॉयल बनती है छोटे छोटे कंडक्टर्स को मिला के, कंडक्टर के मिलाने से कॉयल बनती है, और कॉयल के जब कई सारी कॉयलों को मिला दिया जाता है तो इंडक्टर हमारा बन जाता है। इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किसके फॉर्म में स्टोर करती है। ठीक है, यह जो है ऊर्जा को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, यानी चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संरक्षित करती है। अब इंडक्टेंस, जिस प्रकार से हम रजिस्टर पढ़े थे, उसका प्रॉपर्टी जो थी, उसका गुण था, उसकी विशेषता क्या थी, रेजिस्टेंस, उसी प्रकार इंडक्टर की विशेषता है इंडक्टेंस। ठीक है, अब प्रेरकत्व क्या होता है, यह हमें ऊर्जा संरक्षण करने की क्षमता को बताता है। इसका एक गुण होता है कि इसमें कितना ऊर्जा, कितनी ऊर्जा को हम संरक्षित कर सकते हैं, कितनी हम ऊर्जा को मतलब स्टोर कर सकते हैं, उसको बताता है। एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग कैपेसिटी, एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग एनर्जी। ठीक है, यह बहने वाली धारा के बदलाव का विरोध करता है। इट अपोज द सडन चेंज ऑफ करंट, इसमें जो करंट फ्लो हो रही होती है, उसमें यदि थोड़ी सी भी बदलती है, कम या ज़्यादा होती है, तो उसका भी विरोध करता है, उसको बदलने नहीं देता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको एल से हम प्रदर्शित करते हैं, इसकी यूनिट हेनरी होती है, इसका सिंबल इस तरह से होता है। ठीक है,
यहाँ हमने फार्मूला देख लिया, या इंडक्टर बनाया, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कुछ टर्न होंगे, एल लंबाई में होगी, एल इक्वल टू एन आई बटा एल हेनरी बन गया। अब हमने देखा था ये करंट चेंज का विरोध कर रहा था, जो करंट चेंज हो रही थी उसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही थी, उसकी वजह से वोल्टेज उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, तो ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, इसमें वोल्टेज भी उत्पन्न होता है, तो हमने लिख लिया इसका भी। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस आता है, एक टर्म आता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होती है, जो उसमें करंट फ्लो हो रही होती है इंडक्टर में, उसके फ्लो होने का विरोध करता है। ठीक है, इसको हम एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट इसकी ओम रहती है। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, इसका फार्मूला बन जाता है, ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, और एक्सएल इक्वल टू 2πfl बन जाता है। एक्सएल क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, या फ्रीक्वेंसी होती है, एल इंडक्टेंस होता है, हम जो कि हम पीछे देख चुके हैं। इसमें हमने नोट में ये लिखा है कि जो प्योर इंडक्टर होगा वो कभी भी 1% एनर्जी की खपत नहीं करेगा, मतलब एनर्जी लॉस उसमें नहीं होती है। इसमें एनर्जी का हमने फार्मूला देख लिया, E इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, इसका फार्मूला सीरीज एंड पैरेलल का भी बनता है। इसका हम सीरीज पैरेलल का अभी कर लेते हैं, इसके बाद इकट्ठा इनका न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। ठीक है, अब सीरीज कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर आप लिख सकते हैं, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल करेंगे, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, मतलब प्रेरण का श्रेणी संयोजन, प्रेरक का श्रेणी संयोजन। जो हमारे इंडक्टर होते हैं इसको हम सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे ये चीज़ देखेंगे। जिस प्रकार से हमने रेजिस्टेंस को पढ़ा था श्रेणी में किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, सेम इंडक्टर में भी करते हैं। इंडक्टर को हम सीरीज का पहले देख लेते हैं। सीरीज में हम क्या करते थे, रेजिस्टेंस को सीधे जोड़ देते थे, इसमें भी ऐसे ही है। इसमें एक इंडक्टर ये है, एक इंडक्टर ये है। इसका जो सेकंड टर्मिनल है, इसका फर्स्ट टर्मिनल है, इसको हम जोड़ देंगे। ये हमारा L1 मान लेते हैं, ये L2 मान लेते हैं। तो इसका हमारा L इक्विवेलेंट जो होगा, मतलब कि समतुल्य प्रेरकत्व जो होगा L1 प्लस का L2 होगा। जिस प्रकार से उसमें समतुल्य रेजिस्टेंस होता था R1 प्लस R2 सीरीज में, उसी प्रकार इसमें L1 प्लस का L2 होता है, ये याद रखेंगे। यदि बहुत सारे हैं तो सबको जोड़ देंगे। सीरीज का हो गया। अब पैरेलल में देखते हैं, पैरेलल में कैसे करते हैं। पैरेलल कम्बिनेशन, यदि आपने मेरी पिछली क्लास देखी है रेजिस्टेंस वाली तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, मतलब कि उसको हम समांतर में कैसे जोड़ेंगे, समांतर संयोजन प्रेरण का समांतर संयोजन। ठीक है, हमने रेजिस्टेंस में क्या किया था, उसमें करंट डिवाइड हो रही थी, तब हम मानते थे कि ये पैरेलल। इसमें भी ऐसे होगा, एक इंडक्टर ऐसे लगा होगा और एक इंडक्टर ऐसे लगा होगा। ये इसको हम L1 मान लेते हैं और इसको हम L2 मान लेते हैं। जिस प्रकार से उसमें हम देखते थे यहाँ से कोई करंट आएगी तो इधर चली जाएगी, इधर करंट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। जिस प्रकार से रेजिस्टेंस में भी हमने देखा था, यहाँ R1 था, यहाँ R2 था, तो इसका फार्मूला हम डायरेक्ट क्या लिखते थे, इसका फार्मूला हम लिखते थे 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट लिखते हैं रेजिस्टेंस में, लेकिन हम इंडक्टर पढ़ रहे हैं तो L लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे L। ये 1/L इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/L1 प्लस का 1/L2, इस तरह से लिखेंगे। रेजिस्टेंस में भी इसी तरह करते थे हम लोग। इसके न्यूमेरिकल से हम अगली क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है इंडक्टर के बारे में टोटली जानकारी ले लिए हैं, पढ़ लिए हैं। इसका सीरीज संयोजन भी देख लिए हैं, पैरेलल संयोजन भी देख लिए हैं। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कल न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं
तो इनके सारे जो निमी पैटर्न के हैं, जो हमारे CBT एग्ज़ाम में आते हैं, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम कैपेसिटर पढ़ेंगे, तत्पश्चात हम AC सर्किट एनालिसिस की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, यहीं पर क्लास एंड करते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए, रेगुलर क्लास में बने रहिए, सारी चीज़ समझ में आएंगी। जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं आपको, आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।